हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब पर आपका स्वागत है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए इस क्लास में सामान्य अध्ययन और कुछ प्रश्न करंट अफेयर के भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, सभी प्रश्न जो है ये सेलेक्टेड रहने वाले हैं। देखिए, कम समय में केवल अच्छे प्रश्नों को लेकर आते हैं आपके लिए, ताकि RO का री एग्ज़ाम जो है आसानी से निकाला जा सके। जो पहली बार क्लास को वॉच कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। सेशन आपको जरूर पसंद आएगा। प्रश्न नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से शल्य चिकित्सा सर्जरी के प्रमाण मिले हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कालीबंगा एवं लोथल से। कालीबंगा एवं लोथल से शल्य चिकित्सा सर्जरी के प्रमाण मिले हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपका, उत्तर प्रदेश के इतिहास के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। कूट से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। कुशीनगर पर हुणों के आक्रमण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अयोध्या का प्राचीन नाम अयाजसा था। तो यहाँ पर सी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कथन सत्य लिखे हुए हैं। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 है, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में उद्योग दिए गए हैं, सूची सेकंड में केंद्र दिया गया है। एल्यूमिनियम, JK नगर, तो A का 3 हो जाएगा। तांबा, मलांजखंड, तो B का 1 है। जस्ता, टुंडू, C का 2 है। जूट, जूट उद्योग, भाटपाड़ा, तो D का 4 है। 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन बी में आपके प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर देखिए 4, ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के दहन से निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जन होता है? कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। सल्फर के ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, पारा। ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के दहन के फलस्वरूप किसका उत्सर्जन होता है? यहाँ पर आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं, तो तीनों ही सही है। इन सभी का जो है उत्सर्जन देखने को मिलता है जब कोयले का दहन होता है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पश्चिमी घाट की अनाईमुड़ी और दोदा बेटा पर्वतीय चोटियाँ अन्नामलाई पहाड़ियों पर अवस्थित हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर कम होती जाती है। उत्तर से दक्षिण की ओर कम होती जाती है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर एक दूसरे से मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको चुनाव करना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल। केवल और केवल यहाँ पर तीसरा पॉइंट सही लिखा हुआ है, जबकि दूसरा पॉइंट गलत है। पिछली क्लास में शायद हमने बताया था आपको कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर कम नहीं होती है, ये दोस्तों बढ़ती है। क्या होती है? ये बढ़ जाती है। और पहला पॉइंट तो आप सब जानते हो, ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, जो कि 6वां प्रश्न है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। स्थानांतरणशील कृषि के नाम और देश दिए गए हैं। तो ये कृषि के नाम है और यहाँ पर देश है। मिल्पा, मिल्पा की जो कृषि है वो किस देश से संबंधित है? तो यह संबंधित है मैक्सिको। A का 3 हो जाएगा। उसके बाद में कोनुको, कोनुको के लिए वेनेजुला आएगा, तो B का 2 है। रोका, रोका ब्राज़ील, C का 1 है। मसोल, कांगो, और D का 4 है। तो 3 2 1 4 C यहाँ पर राइट आंसर है। ये प्रश्न जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए, या फिर कुछ पॉइंट आप नोट कर सकते हो जो आपको पता नहीं है। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। भारत की अवस्थिति और विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन का चयन करना है। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। क्या भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है? नहीं, ये गलत होगा। 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7516.6 किमी है, तो ये करेक्ट पॉइंट है। भारत की स्थल सीमा 8 पड़ोसी देशों से मिलती है या लगती है?
नहीं, ये गलत हो जाएगा। 7 पड़ोसी देशों से लगती है। तो राइट आंसर होगा, यहाँ पर केवल सही का चयन करना था, तो बी सही है, केवल 2 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चुनाव करना है। उत्तर प्रदेश में 2 जिलों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा 1990 में घोषित की गई थी। तो दूसरे वाला सरासर गलत है, क्योंकि 1989 में इसको द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। तो पहला यहाँ पर सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कार्यरत हैं 4, 6, 5, 8। तो बी यहाँ पर राइट है, 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। प्रश्न नंबर आपका 10। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की जांच के लिए कांग्रेस ने भी एक समिति गठित की, जिसे आमतौर पर तहकीकात कमेटी कहा गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो राइट होगा ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय जी इसके अध्यक्ष थे और इस कमेटी का नाम था तहकीकात कमेटी। प्रश्न नंबर आपका है 11 है। समताप मंडलीय ओजोन के रिक्तीकरण क्षय के निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव होते हैं? पराबैंगनी विकिरण में वृद्धि, अवरक्त विकिरण में वृद्धि, चर्म कैंसर में वृद्धि, स्थलीय वनस्पतियों और जीव जंतुओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव, मोतियाबिंद के केसों में कमी। तो यहाँ पर सही का चयन करना है। चारों पॉइंटों में देखिए कौन सा पॉइंट आपको गलत लग रहा है और कौन सा सही लग रहा है। तो पहला बिल्कुल सही है दोस्तों, दूसरा गलत होगा। अवरक्त विकिरण में वृद्धि ये नहीं आएगा, जहाँ पर भी 2 है उसको हटा दीजिए। देखिए डी में भी है, सी में भी है, ए में भी है, तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचा है बी, तो वही आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा। कितना अच्छा प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही का ही चयन करना है। देखिए जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सभी आरओ पैटर्न पर ही आधारित हैं। आप सेशन को लाइक किया करो, शेयर किया करो भाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्रुवीय समताप मंडलीय मेघ को मदर ऑफ पर्ल भी कहा जाता है। ध्रुवीय भंवर का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस होता है, जो ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों के निर्माण में सहायता करता है। ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल ओजोन विघटन हेतु जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर सभी कथन सही है, तीनों ही पॉइंट यहाँ पर सत्य लिखे हुए हैं। अच्छा प्रश्न है। ध्रुवीय भंवर का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस होता है, जो ध्रुवीय समतापीय मंडल बादलों के निर्माण में सहायता करता है, और ध्रुवीय समतापीय मंडल बादल ओजोन विघटन हेतु जिम्मेदार होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। पतन और अवस्थिति दी गई है। कौन सा पतन कहाँ पर अवस्थित है, इसका चयन करना है। निगम्बो पतन ये आपका चीन में अवस्थित है। पोर्ट नेलोथ दक्षिण अफ्रीका में है, और मोंटे वीडियो उरुग्वे में है, और इगारगा ये आपका रूस में है। तो डी वाला तो सभी के याद रहता है, और इसी से आंसर जो कंफर्म हो रहा था, ऑप्शन ए विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। कभी कभी एक पॉइंट से ही पूरा प्रश्न जो क्लियर हो जाता है। अक्सर आपने आरओ के एग्जाम में भी इस चीज़ को देखा होगा। प्रश्न नंबर 14 है। अटलांटिक महासागर में सारगासो सागर के जल में निम्नलिखित जल में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। इस अत्यधिक लवणता के कारण है उच्च तापमान, अत्यधिक वाष्पीकरण, सारगासो सागर के जल का शेष जल से मिश्रित न होना, और सही का आपको चयन करना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विकल्प। तो यहाँ पर भी जितने भी पॉइंट दिए गए सभी सत्य लिखे हुए हैं। अटलांटिक महासागर में सारगासो सागर के जल में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, ये अपने आप में क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर।
और इस अत्यधिक लवणता के कारण है, उच्च तापमान है, अत्यधिक वाष्पीकरण है, सारगासो सागर के जल का से जल से मिश्रित न होना, ये भी एक इसका रीजन है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, इस काल की कीर्ति है। तो किस काल की ये कीर्ति है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रकूट काल की ये कीर्ति है। एलोरा गुफा का संबंध किससे है? राष्ट्रकूट से है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? एक संगठन ऐसा है जो कि उपनिषद में आस्था रखता है। तो राइट होगा ऑप्शन ए, ब्रह्म समाज। प्रश्न नंबर आपका है 17, चुनाव आयोग द्वारा किए गए चुनाव के खर्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान से देख लीजिए। यदि चुनाव केवल संसद के लिए ही आयोजित किए जा रहे हैं तो वह की पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अगर चुनाव केवल संसद के लिए ही आयोजित किए जा रहे हैं तो वह का पूरा जो खर्च है केंद्र सरकार द्वारा वहन होता है। तो ये मुझको लग रहा है कि सही है। नेक्स्ट पर आते हैं। यदि चुनाव केवल राज्य विधानसभा के लिए आयोजित किए जा रहे हैं तो वह को केंद्र सरकार और संबंधित राज्य द्वारा समान रूप से वहन किया जाता है। ये भी आप भली भांति जानते हो कि चुनाव केवल राज्य विधानसभा के लिए आयोजित किए जाएंगे तो केंद्र सरकार उस पर खर्च नहीं करेगी, केवल राज्य सरकार ही पर उस पर खर्च करेगी। पूरा खर्च राज्य सरकार का होगा। तो क्यू वाला पॉइंट गलत होगा, तो पी वाला राइट होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 18 है, पंचायती राज प्रणाली में रिक्त स्थान फिल करना है, श्रेणी संरचना है। तो पंचायती राज प्रणाली में श्रेणी संरचना क्या है? तो सभी ने सही किया है, बी राइट है, 3 है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, किसके पास अधिकार होता है? राष्ट्रपति के पास। केवल पी सही है, यानी पहला विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 के बारे में कह रहा है, तो राइट होगा ऑप्शन डी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो 20 का डी है। प्रश्न नंबर आएगा आपका 21। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चुनाव करना है। सोन नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। सोन नदी क्या गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है? नहीं, तो ये गलत होगा, क्योंकि इसकी सहायक नदी तो यमुना है। ठीक है। महानंदा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। तो ये आपका राइट है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। केवल 2 वाला कथन यहाँ पर सत्य कथन है। महानंदा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। प्रश्न नंबर आपका है नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 में प्रभावी हुआ था। बिल्कुल सही बात है। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। उसके बाद में मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी होती है। तो 22 का आंसर होगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, तीसरे वाला यहाँ पर पॉइंट गलत होगा। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित था और ये 2005 में प्रभावी हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन कांड का प्रश्न है। कथन में क्या कहा जा रहा है?
भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो कि बड़ा न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। तो ये बिल्कुल सही है आपका। और सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी रख सकता है। तो ये भी आपका सही है। कथन कांड दोनों सही है, परंतु ये इसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका स्पष्टीकरण सही है या नहीं है, ये आपको विचार करना है। तो यदि आपने ऑप्शन ए चुना तो ये बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए परमादेश जारी कर सकता है और भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय से बढ़िया स्थिति में होता है, बेटर होता है, सही होता है। तो यहाँ पर ये इसकी व्याख्या बिल्कुल कर रहा है, सही स्पष्टीकरण दे रहा है। प्रश्न नंबर आपका है 24 है, भारतीय संविधान मान्यता देता है। IAS में पूछा गया 1999 क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। प्रश्न नंबर आपका 25 है, ब्रिटिश शासन काल में उत्तर प्रदेश में हुए क्रांतिकारी घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1925 में कानपुर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ था। तो इसका गठन दोस्तों 1925 में नहीं हुआ था, 1924 में हुआ था। इस कारण से पहले वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी के ट्रेन में सरकारी खजाना को लूटा गया। तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी के ट्रेन में सरकारी खजाना को लूटा गया। ये बात तो यहाँ तक बिल्कुल आपकी करेक्ट है, परंतु हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के सदस्यों के द्वारा इस कांड को जो अंजाम दिया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असत्य कथन का चुनाव करना था, क्योंकि दोनों ही कथन यहाँ पर असत्य हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, ये आपका मैथ का प्रश्न है। ये आपका एक मैथ का प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट है। A B से 5 वर्ष छोटा है, B C से 3 गुना बड़ा है, C 4 वर्ष पूर्व 10 वर्ष का था, A की 6 वर्ष बाद आयु कितनी है। तो देखिए कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक ही पॉइंट से पकड़ा गया क्वेश्चन है। यदि C 4 वर्ष पूर्व 10 वर्ष का था तो वर्तमान में कितने का हो रहा है ये। तो वर्तमान में इस वक्त इसकी आयु 14 वर्ष की है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि B C से 3 गुना बड़ा है। तो B जो है C से, ये C है यहाँ पर, C से 3 गुना बड़ा है, तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, 14 3 42। तो ये कौन है, ये B है। अब ये कह रहा है कि B से 5 वर्ष छोटा है A। तो A जो है B से 5 वर्ष छोटा है, तो 42 में से आप 5 घटा दीजिए, 37। और ये कह रहा है कि A की 6 वर्ष बाद की आयु बताइए। तो A की 6 वर्ष बाद की आयु बतानी है, तो 37 में आप 6 जोड़ दीजिए, हो जाएगा आपका 43। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऐसे आप बेसिक कंसेप्ट से इसको कर सकते हो। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, यदि 100 छात्रों में से 40 छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हैं और हिंदी में 20 अनुत्तीर्ण हैं, 12 छात्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है। ऊपर अनुत्तीर्ण दिया गया है और नीचे उत्तीर्ण का पूछ रहा है। तो वेरी इजी है, कर सकते हो आप। देखिए यहाँ पर 100 छात्र हैं, तो 40 को जोड़ दीजिए और 20 को जोड़ दीजिए, ये आपका हो जाएगा अंग्रेजी और ये आपका हो जाएगा हिंदी। और दोनों जो फाइल है हिंदी और अंग्रेजी में 12 हैं, तो 12 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये। तो 20 में से आप यहीं से डायरेक्ट घटा लीजिए 12, 8 बचेगा, ये हो जाएगा 48। तो 48 तो क्या आपके फाइल है, अनुत्तीर्ण है, ठीक है, अनुत्तीर्ण है। तो पास कितने होंगे, क्योंकि 100 छात्र हैं, तो 52 छात्र ऐसे हैं जो कि पास है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किसी घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है, तो इसका आयतन आपको ज्ञात करना है। तो घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है,
बराबर 216। 6 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 6 18 और 6 चंग 36। ए स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर यानी कि 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बराबर 6 आ जाएगा। हमसे पूछा गया आयतन, तो घन का आयतन जो होता है ए की पावर 3 होता है। ए की वैल्यू 6 आपके पास, तो 6 की आप क्यूब कर दीजिए यानी 6 का घन कर दीजिए। तो 6 का घन कितना होता है? 216 होता है। तो 216 घन मीटर इसका आंसर आएगा राइट। मैथ रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट होते हैं आर ओ ए आर ओ के एग्जाम को निकालने के लिए। प्रश्न नंबर आपका है नेक्स्ट, आवर्जन और विदेशी विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विदेशी नागरिकों के आवागमन, पंजीकरण और निकास को नियंत्रित करना ही इस विधेयक का उद्देश्य है। द इमिग्रेशन एंड फॉरेजन्स बिल। प्रश्न नंबर आपका 30 है, ये भी करंट का प्रश्न है। प्रधानमंत्री का नई 15 सूत्रीय अल्पसंख्यक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मुख्य उद्देश्य है अल्पसंख्यकों के सरकारी योजनाओं की सुनिश्चित भागीदारी। ये है आपका। नेक्स्ट पर आते हैं, ये वीडियो का। तो दोस्तों ये वीडियो का अंतिम जो है पॉइंट है, अंतिम फैक्ट है, जो कि प्रत्येक क्लास में हम आपके लिए लेकर आते हैं। हमारा पुरजोर प्रयास ये है कि आप आर ओ ए आर ओ का री एग्ज़ाम निकाल सको। उसी के लिए हम जी के जी एस के सिलेक्टेड पर्सन लेकर आते हैं। यदि आपको सेशन जरा भी अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2025 जो जारी की गई है 20 मार्च को, और इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN और एक स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड के सहयोग से इसको जारी किया जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि फिनलैंड लगातार 8वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। भारत की स्थिति क्या है? भारत दोस्तों 2025 में 118वें स्थान पर रहा है और 2024 में यदि हम पिछले साल की बात करें तो 126वें स्थान पर था। चलिए और नीचे देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। और यदि पाकिस्तान की स्थिति पूछ ले तो 190वें स्थान पर, नेपाल जो है 92वें स्थान पर है। उसके बाद में आइए अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष सबसे निचले स्थान पर बना हुआ है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रथम स्थान पूछ लेता है, भारत की स्थिति पूछ लेगा फैक्ट टू फैक्ट बना करके, और सबसे निचले पायदान पर कौन है उसको पूछ लेगा, जो कि अफगानिस्तान है। फर्स्ट स्थान पर फिनलैंड देश है और उसके बाद में डेनमार्क है, फिर आपका थर्ड नंबर पर है आइसलैंड। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में इस प्रकार के प्रश्नों के साथ में फिर से हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।